नौकरी वोकरी हमारे बाप दादा ने नौकरी तो बताओ हम कौन से करेंगे। तो हमारा सिस्टम नौकरी को तो है ना जी, हम नौकरी पर रख ले। हाँ हम नौकरी पर रख सकते हैं, हम नौकरी कर नहीं सकते। इस देश को संभाल लेना, वरना 75 साल बाद कोई गंवार इसको धर्म के नाम पर बांट देगा। भारतीय नागरिक हैं और हम में से किसी को कभी न वो काम करना है, कभी न वो शब्द बोलने हैं, न कभी वो विचार भी करना नहीं है जिससे भारत माता का सिर झुक सकता है। हमारे ऊपर आजकल बहुत से बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, बहुत से बच्चे, बहुत से नौजवान मेरी आवाज सुन रहे होंगे, उनसे मेरी पुकार है। लेकिन आप सब जो बड़ी उम्र के भी हैं, कुछ को पुराने दिन याद हैं और कुछ ने शायद नहीं देखे, लेकिन हमको एक सूत्र में बंधना है, देश प्रेम के लिए, देश की शक्ति के लिए। जो प्रांतीयता बढ़ रही है, जो राजनीतिक लाभ के लिए लोग धर्म का नाम लेते हैं या समाज का नाम लेते हैं। फिर आपने कहा कि ठीक है, हमने जो बड़े बड़े कमाने वाले हो हैं उसमें मैं भी एक हूँ, कि उनका टैक्स बढ़ा देंगे। बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप 43% कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लोग कितने हैं? 6000 के लगभग। आपको कितना मिलेगा? 3000 करोड़, इतना ही मिलेगा ना। और जो आपने 1 रुपया दाम बढ़ाया है पेट्रोल का और 1 रुपया डीजल का बढ़ाया है, आपको मालूम कितना बटोरोगे उसमें? 18000 करोड़। तो ये टैक्स तो आम आदमी पे आप लगा रहे हो और दिखावे का बात है कि हम अमीर को उनसे पैसा ले रहे हैं। ये सब दिखावा है, ये सब ऑप्टिक्स है, ये सारा बजट ही ऑप्टिक्स है। मेरे जैसा व्यक्ति जो एक यूनिवर्सिटी का फाउंडर है, एक ऐसा मेडिकल कॉलेज बनाया है, आप देखेंगे तो राष्ट्रपति भवन शायद अच्छा न लगे, जहां बच्चे पढ़ेंगे, जहां प्रधानमंत्री जी बैठे हैं उस जैसा हो। तकरीबन 500 एकड़ जमीन पर एशिया का लगभग सबसे खूबसूरत विश्वविद्यालय है और ये मैंने इस तरह बनाया है मान्यवर, हाथ और दामन फैलाकर। मेरे बच्चों के 4 CBSE बोर्ड के स्कूल चलते हैं, 300-350 रुपए की फीस लेता हूँ। जिनके माँ बाप नहीं है उन्हें मुफ्त पढ़ाता हूँ, उन्हें ड्रेस मुफ्त देता हूँ, उन्हें किताबें मुफ्त देता हूँ। सड़क पर पत्थर तोड़ने वाला, रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाले का बच्चा और बच्ची पढ़ता है तो मात्र 20 रुपया दिए जाते हैं। लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति के साथ जो बर्ताव हुआ उसने आजादी की सांसों को बहुत कम कर दिया। और मैं ये कहना चाहता हूँ सदन के उन तमाम साथियों से उत्तर प्रदेश के जो जीत कराए वो मुझसे व्यक्तिगत तौर पर वाकिफ है। और मैं इस सदन में कहना चाहता हूँ कि मेरे पूरे राजनीतिक जीवन में अगर सुई के नोक के बराबर भी कहीं बेईमानी, रिश्वत और कोई भ्रष्टाचार या व्यक्तिगत रूप से किसी के साथ कोई ज्यादती की हुई सरकारी कलम के साथ हो तो मैं अभी इसी सदन को छोड़ने के लिए ऐलान करता हूँ। माननीय महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि 2047 में विकसित भारत बाद में बना लीजिएगा, पहले APJ अब्दुल कलाम के सपनों का 2020 का भारत कहाँ गया उसको तो एक बार एनालिसिस कर लीजिए। और मैं मानता हूं कि उसके एनालिसिस के पश्चात जो आपके पास जो रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा, वो 2047 के विकसित भारत की परिकल्पना को पूर्ण करने में कहीं ना कहीं बेहतर साबित होगा। मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जो बिहार को 2 भाग में बांटती है, एक नॉर्थ बिहार, एक साउथ बिहार। हमारा मिथिला का रीजन 6 महीने बाढ़ के पानी से ग्रसित रहता है। जब मैं राज्य सरकार से पूछता हूं तो कहती है कि विदेश का मामला है भैया, नेपाल पानी छोड़ देता है, मैं क्या करूं, उधर से चना डैम बना देता है। अब तो राज्य में भी सरकार आपकी है, केंद्र में भी आपकी है, तो प्रभु कृपया कुछ तो मदद कीजिए। दूसरी बात, कोसी का संसद में कह दिया गया कि ड्रेस कोड ये होना चाहिए। अरे मैं बाढ़ के उस इलाके से आता हूँ जहाँ आधा धोती पहन के संसद तक आना पड़ता है, न सड़क है न कुछ है, तो कैसे आऊंगा। उसी क्षेत्र का एक नंगा बच्चा हमसे कहता है कि साहब मैं बाढ़ से ग्रसित हूँ। दक्षिण बिहार का एक बच्चा कहता है कि मैं सुखाड़ से ग्रसित हूँ, मेरे पास पीने के लिए पानी नहीं है। बीच वाला एरिया कहता है मैं नरसंहार से परेशान हूँ। तो बिहार की एक परिभाषा बनती है कि उत्तर में बाढ़ है, दक्षिण में सुखाड़ है, बाकी जो बच्चा नरसंहार है यही बिहार है। अब मैं कहाँ जाऊँ। तीसरी बात मैं आता हूँ कि आपने तो राम जी को अयोध्या में लाकर स्थापित कर दिया, जरा उनके ससुराल मिथिला पर भी ध्यान दीजिए। माँ सीता कब कब अग्नि परीक्षा देगी, उनके पुत्र हम कब कब अग्नि परीक्षा देते रहेंगे, हम पर भी तो थोड़ा ध्यान दीजिए प्रभु। बाढ़ का पानी जब हमारे बिहार से निकलता है तो लगे लगे बंगाल चला जाता है और जो भी हमारे पास रोजी रोटी रहती है खत्म हो जाती है। तो मेरी पत्नी भी कहती है कि लागल लागल सजन धक्का सलम कलकत्ता चल गया। कितना आगे जब आगे आते हैं और पर्यटन की पर्याप्त संभावना है। एक बार आप कृपा करके देखिए, पर्यटन मंत्री बैठे हुए हैं, अब ताजमहल मुमताज महल की याद में बना, आपने उसको 7वां अजूबा में शामिल कर दिया। अरे हमारे यहाँ गया में दशरथ माजी छेनी लेके पूरा पहाड़ तोड़ दिए, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। उसको पर्यटन के लिए रखिए। और ये जो भूखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षित राज्य की जो हम पर वो जो पीठ पर धो रहे हैं, वो हमको इसी तरह की कविता याद दिलाती है कि तू सिंह मारती गैसी, मैं कोने में दुब का बैल प्रिय,
मैं पीपल सा सीधा साधा, तुम उस पे लटकी चुड़ैल प्रिय। तो ये अशिक्षा बेरोजगारी हम पर चुड़ैल की तरह लटकी है। तो देयर इज पॉलिटिक्स बिहाइंड एवरी पॉलिटिक्स। स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान में पढ़ाई होती है, उसको छोड़ के जरा राज्य और केंद्र में आप सामंजस्य स्थापित करके दुआ कीजिएगा। प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। Good evening, sir. Good evening. Which class you are studying? I'm studying in 10th standard. My name is Gayatri Mohan. 10th standard. Yes, sir. Next year, what subject you will take? I wish to take Biomax. Why bio? I am interested in biology and Biology, or you want to become a doctor? my ambition is to become, I want to study more on aerospace engineering. Good. You are become a life scientist, right? Yes. Very good girl. Okay. Sir, I would like to hear from you a few tips for the upcoming generation to succeed in life. Well, succeeding life, I have already told you. Yes. You have to do 4 things. Okay. Number 1, repeat with me. Number 1, you repeat. Number 1, Great aim. great aim. I will have great aim. I will have great aim. I will I will continuously acquire knowledge. Continuously acquire knowledge. continuously acquire knowledge. Oh, I will do hard work. I will do hard work. I will persevere I will persevere and succeed. and succeed. Okay, that's the mantra. Thank you, sir. Thank you so much. अरे ये फिल्में टैक्स फ्री करने वाले लोग कफन तक पर जीएसटी लगा रहे हैं और ये गरीबों की बात करते हैं। झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। आप अमीरों के कर्जे माफ कर रहे हैं, उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर रहे हैं और यहाँ स्थिति ये हो गई है कि जो मिडिल क्लास, उसकी जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं उस तक पर आपने जीएसटी लगा रखी है। आप फिल्में टैक्स फ्री करते हैं लेकिन स्टूडेंट्स के प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म की फीस नहीं माफ कर सकते। आपको बाकी जगहों पर टैक्स लेना है, हर जगह टैक्स लेना है। मिडिल क्लास से आपका कोई रिश्ता नहीं। मिडिल क्लास तो आपसे कह रहा है कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। प्रधानमंत्री जी जो सबको पक्का मकान देने वाला वायदा किए थे उसका क्या हुआ? वो एक बार इनके एक नेता एक गाँव में गए और उन्होंने गाँव में कहा कि गाँव वालों आओ मैं तुम्हारी समस्याएं समाप्त करना चाहता हूँ। गांव वाले इकट्ठा हो गए, नेताजी ने गांव वालों से कहा बताओ तुम्हारी 2 समस्याएं बताओ, मैं दोनों समस्याओं का यहीं पे समाधान करूंगा। तो गांव वालों ने कहा साहब हमारी पहली समस्या है कि हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो नेताजी ने मोबाइल निकाला, कहीं फोन मिलाया और मिला के फोन पे पता नहीं क्या कुछ कहा कि यहाँ गाँव में हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल तुरंत यहाँ हॉस्पिटल चाहिए। गाँव वाले खुश हो गए कि 1 मिनट में यहाँ हॉस्पिटल आ रहा है। अगली समस्या के बारे में उन्होंने नेताजी ने गाँव वालों से कहा कि मैंने आपकी पहली समस्या समाप्त कर दी, दूसरी समस्या बताओ। तो गांव वालों ने कहा साहब इस गांव में कोई भी मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं है। ये है इनके काम करने का तरीका, ये है झूठ बोलने का तरीका। आज देश के 70 राज्यों में क्या बोला तूने? 70 राज्यों में कब हो गया ये? 17 स्टेट्स में कौन है ये लोग? You have Bhattagawar. एनडीए की सरकार है। ये पागल हो गया। अभी जो SIR हो रहा है वो 2003 में भी हुआ है, 2061 में भी हुआ था, 2070 में भी हुआ था। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? 1960 में सरदार पटेल ने विरोध किया था, गाड़ी लेकर आकाशवाणी तक गए थे, घोषणा न करते दरवाजे बंद कर दिए। क्या बात कर रहे हैं? मान्यवर मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, इतिहास का विद्यार्थी हूँ। मस्त जोक मारा, ये हंस रहे हल्का हंस। मैं मोदी जी के साथ 2003 से काम कर रहा हूँ, वैसे तो 2080 से काम कर रहा हूँ, वैसे तो 2080 से काम कर रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है? मोदी जी 24 घंटा सोते हैं कि देश के गरीबों का कल्याण। अध्यक्ष जी मैं दोबारा इस बात को दोहराऊंगी, जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल कर रखो अपनी फूल की बेटियों को, क्योंकि देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद। बिल्कुल चिंता नहीं है, महिला सुरक्षा बेतुकी बातें हैं,
महिला सुरक्षा बेतुकी बातें लगी आपको? बेटियों की सुरक्षा आपको बेतुकी बातें लगती है? अध्यक्ष इनका शब्द निकलवाया। आपको शर्म आनी चाहिए। केंद्र में आप बैठे और बेटियों के साथ ऐसी हरकतें हो रही है, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर किसी बेटी के साथ अत्याचार होता है और उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करता है तो आपकी दिल्ली पुलिस उसको उठा के जेल में डालती है। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए आप लोगों को। ऊपर से कह रहे हैं बेतुका बोल रहे हैं, शर्म नहीं आती विजेंद्र गुप्ता जी? आपके घर में बहन बेटियां नहीं है क्या? आपकी कोई बेटी नहीं है क्या? आप किसी के बाप नहीं है क्या? आप किसी के भाई नहीं है क्या? शर्म आनी चाहिए, डूब कर मर जाना चाहिए आप लोगों को। देश की केंद्र में ऐसी सरकार बैठी है जो आए दिन महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों की तरफ मुक्त दिखाई जाती है। इसके मैं पुख्ता उदाहरण पेश करती हूँ। उन्नाव रेप के आरोपी कुलदीप कुमार सेंगर बीजेपी का विधायक, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण आसिफा, 8 साल की मासूम बच्ची, कठुआ जम्मू का केस, इसमें भी आरोपी बीजेपी के नेता पाए जाते हैं। शाहजहांपुर यूपी का केस, चिन्मयानंद स्वामी एक बेटी को ब्लैकमेल कर रहा था, विवस्त्र होकर उससे मालिश कराता था। कौन है वो आदमी? वो है पूर्व गृह राज्य मंत्री बीजेपी की सरकार का। और स्वयं बहुत दुख के साथ कहना चाहती हूँ, स्वयं देश के प्रधानमंत्री पाए गए बेटियों की जासूसी कराते हुए। स्वयं इस देश का गृह मंत्री नामजद तरीफान रह चुका है